हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा की क्लासेस। अभी तक मैं साइंस के 5 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारा छठवां लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है वायु। आपको सारे लेसन प्लान मैथ्स और साइंस दोनों के ही चैनल के में प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस और मैथ्स लेसन प्लान नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रकरण वायु है, उसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम दिनांक और दिन हमेशा की तरह डालेंगे। विषय हमारा विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, प्रकरण वायु, कक्षा 6 और वर्ग कालांश प्रथम, अवधि 45 मिनट। आपको ये ध्यान रखना है, विज्ञान और गणित विषय के जो भी कालांश होते हैं, जो भी पीरियड्स होते हैं, उनको आपको प्रथम 4 यानी जो हमारा मध्याह्न होता है, लंच होता है, उसके पहले के चारों पीरियड में से एक रखना होता है। ये कंपलसरी है, ये आपको उन 4 में से एक ही रखना है। विद्यालय का नाम हमारा श्री गुरु हरकिशन, जो भी आपका है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद सामान्य उद्देश्य आते हैं। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी विषय से रिलेटेड होते हैं और ये आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं। आप 5 लिखिए, बेटर है, 4 भी नहीं, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। चलिए देखते हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। इसके बाद छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे जो सीधे तौर पर किसी भी विषय से जुड़े होते हैं और प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग होते हैं। फिर हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य जिनकी संख्या 4 है, जो कि हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्र वायु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बोधात्मक में छात्र वायु की व्याख्या कर पाने में सक्षम होंगे, प्रयोगात्मक में छात्र वायु का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, कौशलात्मक छात्र वायु के अनुभव को महसूस कर सकेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो विशिष्ट उद्देश्य हैं ये प्रकरण पर निर्भर करते हैं, यानी प्रकरण से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। तो जैसे ही प्रकरण बदलेगा ये उद्देश्य भी बदल जाएंगे। शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम लिख सकते हैं समस्त सहायक शिक्षण सामग्री जो कि प्रत्येक कक्षा के लिए आवश्यक होती है, बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि। इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें चार्ट पेपर, चित्र इत्यादि लिख सकते हैं। फिर आती हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में हम प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं और इनके अलावा जो भी विधि प्रयोग की जाएगी उसका मेंशन यहाँ करना पड़ेगा। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र वायु के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। हाँ, उन्हें पता है वायु क्या है। सामान्य जानकारी यही है, जैसे हवा है तो कह सकते हैं इसे वायु कहते हैं। तो ये सामान्य जानकारी के अंतर्गत ही आएगी। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा तो है ही, साथ में आप इसे बनाना भी सीखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्न और उत्तर ये इस तरह से यहाँ जुड़े होते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर आने पर उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनाया जाता है, अगले प्रश्न का उत्तर आने पर फिर से प्रश्न बनाया जाता है उसी उत्तर को लेकर। देखिए कैसे। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी पर। इसके बाद हम पृथ्वी को ही उठाएंगे, पृथ्वी पर लेंगे। यहाँ पर पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? हाथी, घोड़ा, कुत्ता। तो अब यहाँ पर हाथी, घोड़ा, कुत्ता उत्तर आ गया, तो इसको ही उठाकर या इनमें से किसी एक को उठाकर हम अगला प्रश्न बना सकते हैं। कैसे? हाथी, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि जानवरों को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो हवा, पानी, भोजन। ये प्रश्न का उत्तर आएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम किसी एक वर्ड को उठा लेंगे, जैसे हवा को उठाया। हवा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हवा को हम किस नाम से जानते हैं? वायु के नाम से। इसके बाद वायु को उठा लेंगे। वायु के संगठन और गुणों के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका प्रकरण का नाम निकल कर आएगा। तो हम बच्चों को बताएंगे प्रकरण को किस तरह से। उद्देश्य कथन। आज हम वायु के बारे में और अधिक जानकारियों का अध्ययन करेंगे, या फिर आज हम वायु और उसके संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ये सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्योंकि इसके बिना तो प्रकरण को और इसके बिना प्रकरण को अच्छे से हम प्रभावी तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। अब इसे कैसे बनाना है ये देखिए। सबसे पहले इसमें आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया और अगला छात्र प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। अब आगे आप देखते जाइए और ये समझते जाएंगे कि इनमें किस तरह से क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें बच्चों को प्रकरण से जोड़ना है, इसलिए हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे।
तो पहला प्रश्न पूछेंगे उनसे, अपने आसपास पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के या गैसों के नाम बताइए। बच्चे जवाब देंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हमने किस विधि का प्रयोग किया है? शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रश्न दूसरा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के संगठन को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यानी उनको गैसें पता हैं पर उनकी संगठन को क्या कहते हैं ये नहीं पता। चलिए अब यहाँ पर शिक्षक यानी छात्राध्यापक का मेन जो कार्य होता है यहीं से शुरू होता है। छात्राध्यापक कथन, यानी बच्चों को अब टीचर समझाएंगे। पहला वायु के घटक, तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प जैसी कई अन्य गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये यहाँ पर छात्राध्यापक अपना कथन देंगे यानी अपना व्याख्यान देंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस समय। और यहाँ पर हमने विधि कौन सी प्रयोग की है? व्याख्यान विधि। और यहाँ पर जो हेडिंग आएगी वो आएगी वायु के घटक। आगे देखते हैं, श्यामपट्ट पर आपको प्रदर्शित कर देना है जो भी वायु के घटक हैं, वो यहाँ पर आप संगठक हैं उनको प्रस्तुत कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन हुआ 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इसके बाद आगे कुछ अन्य गैसें हैं जैसे नियॉन, आर्गन, हीलियम इत्यादि 0.9%, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल। अब हमें अपने प्रकरण में आगे बढ़ना है और एक्सप्लेन करना है, तो हम बच्चों को फिर से कुछ बताएंगे यानी व्याख्या देंगे किसी टॉपिक पर नहीं। ये जो प्रकरण जो प्रकरण हमारा है उसी के अंदर ये वायुमंडल सब यानी शिक्षण बिंदु आपने लिखा था उसके अंदर ये सब हेडिंग हो जाएगी। वायुमंडल, हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित होती है। वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पृथ्वी की सतह के ऊपर का भाग जहाँ वायु उपस्थित है क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये वायुमंडल की परिभाषा है। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। अब देखेंगे बोधात्मक प्रश्न, यानी आपने जो शिक्षण बिंदु अपना पढ़ा दिया है, अब बच्चों को इसके बारे में क्या पता है, क्या जानते हैं बच्चे। देखिए, गुब्बारे को फुलाने के लिए क्या करते हैं? तो गुब्बारे को फुलाने के लिए उसमें हवा भरते हैं और यहाँ पर विधि कौन सी प्रयुक्त हुई? प्रश्नोत्तर विधि। फिर वायु कहाँ कहाँ उपस्थित है? तो वायु सभी जगह उपस्थित होती है, ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। आगे देखेंगे, प्रकरण में आगे बढ़ना है हमें। यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो चुका है। अगला शिक्षण बिंदु है, उसको हम उस तक कैसे पहुँचना है? तो देखिए, सभी वाहनों के पहियों में क्या भरी होती है? बच्चे इसका जवाब देंगे हवा या वायु। और ये हमारी विधि कौन सी हुई? प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायु अन्य किस किस काम में उपयोग की जाती है और उसके गुण बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ और यहाँ पर भी विधि तो वही है, प्रश्नोत्तर। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर शुरू होगा फिर से एक बार छात्राध्यापक का मेन रोल। जैसे अब यहाँ पर हमने दिया है वायु के गुण व उपयोग। यहाँ पर हमने शिक्षण विधि में इसको क्या, शिक्षण बिंदु में हमने ये हेडिंग दी है। इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? वायु को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वायु स्वादहीन, रंगहीन अथवा गंधहीन होती है। ठीक है, वायु स्थान घेरती है। जितने भी वायु के गुण हैं वो लिख देंगे। स्थान घेरती है क्योंकि उसमें आयतन होता है। इसके बाद वायु में भार होता है तथा वह दाब या दबाव भी डालती है। इसके बाद वायु दहन की प्रक्रिया में तथा श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होती है। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है और यहाँ पर श्यामपट्टकार में हम लिख देंगे वायु के गुण। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप वायुमंडल का छोटा सा चित्रण दिखा देंगे, वायुमंडल बना के दिखा देंगे। उसमें पृथ्वी और उसके वायुमंडल को दिखा देंगे, पेड़ पौधे, विभिन्न गैसें, वायुमंडल, धूल के कण, जल वाष्प इत्यादि। वायु के गुण प्रदर्शित करने के लिए उसमें आयतन होता है, ये दिखा देंगे। खाली गुब्बारा, भरा गुब्बारा, और उसमें भार का गुण है, ये दिखा देंगे। आप जितना क्रिएटिव बनाएंगे बच्चे उतना अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों को देखकर सीखने की अधिक उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो देखकर सीखना चाहते हैं हर चीज़। दहन में सहायक होती है और दाब का गुण भी होता है। इस तरह से आप उनको चित्र और सहायक सामग्री लाकर दिखा सकते हैं। आप फिजिकली रूप से भी बैलून को भी ला सकते हैं कक्षा में और उनसे उसमें हवा भर के भी दिखा सकते हैं। अब देखते हैं वायु के उपयोग। तो वायु का उपयोग वाहनों के पहियों में या टायरों में हवा भरने के लिए होता है।
इस दौरान सभी छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप इस दौरान व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं और ये है हमारे वायु के उपयोग श्यामपट्ट कार्य में यहाँ हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, वायु का उपयोग पवन चक्की द्वारा बिजली बनाने में भी करते हैं। ठीक है, वायु गीले कपड़ों को सुखाने में सहायक होती है और वायु मनुष्य को सांस लेने में सहायता करती है। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पर छात्राध्यापक कथन कंप्लीट हुआ। अब उसके हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, यानी बच्चों को क्या प्राप्त हुआ, वह क्या सीखे इससे, यह जानने के लिए। पहला प्रश्न, वायु को हम क्यों नहीं देख सकते हैं? बच्चे जवाब देंगे रंगहीन होने के कारण, और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, वायु का उपयोग पवन चक्की में क्यों किया जाता है? तो वायु का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है, और ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब शिक्षण के दौरान छात्राध्यापक ने और क्या कार्य किया, निरीक्षण वाला, तो उसमें हम देखिए क्या लिखते हैं। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे बच्चों को, ताकि वह जान सकें कि हम ये जान सकें कि बच्चों को ये चीज़ें याद भी हैं या नहीं, और वो रिकैप कर सकें एक बार। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक शिक्षण बिंदु से मिनिमम 2 क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहले शिक्षण बिंदु से देखिए, बच्चों वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का वह भाग जिसमें वायु उपस्थित होती है क्या कहलाता है। इसके बाद हम अगले शिक्षण बिंदु से 2 प्रश्न उठाएंगे, बच्चों वायु स्थान क्यों घेरती है। और अगला प्रश्न है चौथा, हम सांस किसकी उपस्थिति के कारण लेते हैं। अब इन पुनरावृत्ति प्रश्नों में हमारा पूरा प्रकरण रिकैप हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गृह कार्य। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, अगला ये प्रश्न आप देंगे, और फिर देंगे वायु को हम क्यों चख नहीं सकते, बताइए। इसके बाद वायुमंडल की परिभाषा लिखिए। इस तरह आप उनको गृह कार्य दे सकते हैं और जिसे अगली कक्षा के दौरान चेक भी कर सकते हैं। आई होप लेसन प्लान आपको अच्छा लगा होगा। आपको इससे यदि कुछ सीखने को मिले तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।